एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 6 वर्ष की थी, वो लड़की अपने नाना नानी से कहती है कि मुझे अपने पिताजी से मिलना है। ये बात सुनकर के उसके नाना नानी जो होते हैं वो अपनी लड़की से कहते हैं कि बेटी तू इस बच्ची के लिए इसके पिता से क्यों नहीं मिलवा रही है, ये कई दिन से अपने पिता से मिलने की जिद कर रही है। ये बात जब वो अपनी लड़की से कहते हैं तो वो इधर उधर की बातें करने लगती है। फिर उसके माँ बाप जो होते हैं फिर उस पर दबाव बनाते हैं कि तू इस बच्ची को अपने पिता से क्यों नहीं मिलवा रही, आखिर बात क्या है, पूरी बात बता, क्या बात हुई है। तब वो इधर उधर की बातें बनाती है, लेकिन उसके माँ बाप उस पर ज्यादा दबाव डालते हैं, ज्यादा प्रेशर देते हैं। तब वो कहती है कि पिताजी मैंने इसके पिता के लिए मौत के घाट उतार दिया है, अब वो इस दुनिया में नहीं है तो मैं इसे किससे मिलवाऊंगी। ये बात जब वो उसके माँ बाप सुनते हैं तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं होता कि आखिर हमारी बेटी कह क्या रही है, उन्हें विश्वास नहीं होता। फिर वो अपनी बेटी से दोबारा से पूछते हैं कि आखिर तू ये क्या कह रही है। तब वो कहती है कि हाँ पिताजी मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ कि मैंने इसके पिता के लिए यानी तुम्हारे दामाद के लिए मौत के घाट उतार दिया है। ये बात सुनकर के वो सभी लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, उनके चेहरे पर पसीना आ जाता है और वो घबरा जाते हैं और वो सीधी थाने पहुंच जाते हैं। जो ब्रह्मपुरी थाना होता है वहां थाने में जाकर के पुलिस को उस महिला के जो पिता होते हैं वो पूरी वारदात बताते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी ने अपने पति के लिए यानी हमारे दामाद के लिए मौत के घाट उतार दिया है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये बात जब वो पुलिस सुनती है तो पुलिस भी बड़े हैरत में पड़ जाती है और पुलिस को भी विश्वास नहीं होता कि आखिर एक लड़की अपने पति को कैसे मार सकती है और एक पिता अपनी ही लड़की के खिलाफ थाने में आकर के गवाही दे रहा है कि हमारी बेटी ने अपने पति को मार दिया है। पुलिस उनकी बात सुनकर के उधर तो एफआईआर लिख लेती है, लेकिन जब हर एंगल से जांच करने के लिए तैयार जब पुलिस होती है तो पुलिस के सामने एक ऐसा तथ्य निकल करके सामने आता है जिसे देख करके पुलिस भी हैरान हो जाती है। और फिर ये बात जो होती है सोशल मीडिया पर बड़े जोरों शोरों से वायरल होने लगती है। हर प्लेटफार्म पर, हर न्यूज चैनल पर ये बड़े ही जोरों शोरों से ये न्यूज वायरल हो जाती है। आखिर उस महिला ने अपने पति को क्यों मारा था, किस वजह से मारा था, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये सच्ची घटना इसी उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है मेरठ। मेरठ में एक लड़का जिसका नाम सौरभ राजपूत होता है। सौरभ राजपूत देखने में काफी होशियार लड़का होता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है अपने परिवार के साथ रहा करता था, तभी 2016 में उसकी मुलाकात एक लड़की से हो जाती है जिसका नाम मुस्कान होता है। क्योंकि सौरभ राजपूत जो था नेवी में मतलब तैनात था, लंदन में अपनी नौकरी करता था मर्चेंट नेवी में। जब ये अपनी पोस्टें जो था वो डाला करता था अपनी प्रोफाइल पर, तो इसकी प्रोफाइल जो थी मुस्कान नाम की जो लड़की होती है वहीं की रहने वाली, वो देख लेती है और उसकी प्रोफाइल पर ये मुस्कान नाम की लड़की दीवानी हो जाती है और फिर ये उसी के द्वारा उस सौरभ राजपूत से संपर्क करने लगती है। धीरे धीरे यूं ही इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती ही दोस्ती में सौरभ राजपूत और मुस्कान जो होती है एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। फिर सौरभ राजपूत अपने घर वालों से कहता है कि पिताजी मुझे मुस्कान नाम की लड़की से शादी करनी है। उसके घर वाले कहते हैं कि तू दूसरी कास्ट का है, वो दूसरी कास्ट का है, इसलिए हम तुम्हारा विवाह नहीं करवा सकते, क्योंकि लड़की अगर तुम्हारे कास्ट की होती तब हम तुम्हारा विवाह करवा देते। इस बात को सौरभ राजपूत एक भी नहीं सुनता अपने घर वालों की और अपने घर वालों के विरुद्ध चला जाता है और उस मुस्कान नाम की लड़की से विवाह कर लेता है। घर वाले इस बात का विरोध भी करते हैं, लेकिन वो चाहकर भी विरोध नहीं कर पाते, क्योंकि उस लड़के ने अपने माँ बाप के विरोध जाकर के खिलाफ जाकर के उस मुस्कान लड़की से शादी कर ली थी। बस इसी गुस्से में आकर के सौरभ के जो घर वाले होते हैं, माता पिता होते हैं, उस सौरभ को अपनी जायदाद से बेदखल कर देते हैं। इस प्रकार से वो जब बेदखल कर देते हैं तो इंदिरा नगर कॉलोनी में गली नंबर 1 में सौरभ राजपूत के घर वाले माँ बाप और बहन जो भी थे परिवार के सदस्य वो रहा करते थे और उसी इंदिरा नगर कॉलोनी गली नंबर 2 में सौरभ राजपूत ने एक कमरा किराए पर ले लिया था। उसमें अपनी पत्नी के साथ वो रहते थे, जब भी उन्हें टाइम मिलता था और बकाया अपनी ड्यूटी पर समय बिताते थे। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है। उसके कुछ दिन के बाद में सौरभ और मुस्कान के बीच में एक बच्ची जन्म ले लेती है और धीरे धीरे लगभग 6 वर्ष की वो बच्ची हो जाती है। 6 वर्ष की बच्ची जिसका नाम
जो होता है पीहू होता है, पीहू जो होती है वो पढ़ने के लिए कॉलेज में जाया करती है। धीरे धीरे वही वक्त बीतता चला जाता है और इधर जो मुस्कान होती है वो घर पर अकेली रहती है और उसकी जो बेटी होती है पीहू वो अपने नाना नानी के पास रहने लगती है, क्योंकि उस लड़की के लिए अपने नाना नानी से लगाव ज्यादा था, इसलिए वो अपने नाना नानी के पास रहने लगती है। और सौरभ राजपूत की पत्नी जो होती है मुस्कान, वो कमरे पर अकेली रहा करती है। और सौरभ राजपूत जो मर्चेंट नेवी में जो ऑफिसर थे वो लंदन में तैनात थे और उनकी फोन के द्वारा अपनी पत्नी से वार्तालाप हुआ करता था। धीरे धीरे वही वक्त बीतता चला जाता है। इधर जो मुस्कान जो होती है ये बचपन में कक्षा 8 में पढ़ा करती थी, तो इसकी मुलाकात जो थी एक साहिल नाम के लड़के से हो जाती है। साहिल जो लड़का होता है उससे जब इसकी दोस्ती हो जाती है, एक ही क्लास में पढ़ा करते थे, एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे, लेकिन 2019 में इनका साथ छूट गया था। 2019 में जब इनका साथ छूट गया था तब मुस्कान की जो प्रेम कहानी थी वो सौरभ के साथ चलने लगी थी और फिर इसका विवाह भी हो गया। लेकिन धीरे धीरे समय के चलते चलते स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है इसके द्वारा साहिल की जो मुलाकात होती है वो मुस्कान से दोबारा हो जाती है। जब मुस्कान से दोबारा जब मुलाकात हो जाती है तो वो पूछता है कि आखिर तुम मुस्कान कहाँ हो, बहुत दिनों के बाद तुमसे मुलाकात हुई है और मुलाकात इतनी दिन हो गए कि आज तक हमने तुम्हें देखा ही नहीं है। तब मुस्कान कहती है कि मेरा विवाह हो चुका है, मेरे बीच में एक बेटी भी है और मेरे पति जो हैं वो नेवी में ऑफिसर हैं। यह सुनकर के जो साहिल होता है वो बड़ा खुश होता है और फिर वो मुस्कान से मिलने उसके घर भी आने जाने लगता है। इस बात की जानकारी जो मुस्कान होती है उसके मायके वालों को भी लग जाती है, क्योंकि जो साहिल होता है वो कुछ नशेड़ी किस्म का व्यक्ति होता है, वो अनेकों प्रकार की नशा करने लगता है। अब जब वो मुस्कान के घर आता है, क्योंकि मुस्कान का पति तो घर पे होता नहीं है, तब वो नशा करता है और वो नशा जो होता है मुस्कान को भी करवाता है। इस प्रकार से मुस्कान और साहिल जो थे दोनों नशेड़ी हो जाते हैं, उन्हें नशे की लत लग जाती है। धीरे धीरे उनकी जो दोस्ती होती है साहिल और मुस्कान की वो प्यार में बदल जाती है। मुस्कान जो होती है इस बात को भूल जाती है कि मेरा पति जो है वो नेवी में ऑफिसर है और मैं एक लड़के से प्यार करने लगी हूँ। धीरे धीरे वही वक्त बीतता चला जाता है, लेकिन 5 महीने पहले इसने साहिल ने कहा था कि अब तुम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, फिर तुम्हारा पति जो बीच में है हम एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते हैं। इसलिए इन दोनों ने प्लान बनाया, मुस्कान ने प्लान बनाया कि अगर हम अपने पति को रास्ते से हटा दें तो फिर हम दोनों एक होकर के रह सकते हैं, फिर हमारे बीच में कोई टेंशन नहीं रहेगी। ये विचार जब दोनों बना ही लेते हैं, इधर धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। लगभग 24 से 25 मार्च के बीच की ये वाकया होता है। 24 मार्च के लिए जो सौरभ राजपूत होता है वो लंदन से सीधे अपने घर आ जाता है और घर आकर के परिवार से मिलता है। बड़ी हंसी खुशी के साथ सारा परिवार एक दूसरे से मिलता है, अपनी पत्नी के भी साथ रहता है। लेकिन बताते तो ये हैं कि 25 फरवरी के लिए इस मुस्कान ने अपने पति सौरभ राजपूत को मारने का प्लान बनाया था। इससे कुछ नशीला पदार्थ दिया था, लेकिन सौरभ राजपूत उस समय नशे में नहीं हो पाया था, बेहोशी हालत में नहीं पहुंच पाया था। इस वजह से इसका प्लान समाप्त हो गया था और ये अपने कार्य में सफल नहीं हो पाई थी। फिर उसके बाद में इन दोनों का जब प्यार और भी परवान चढ़ जाता है, फिर ये रात दिन इंटरनेट पर यही सर्च किया करते थे कि हम अपने पति को कैसे मारें और इसे कहां ठिकाने लगाएं। मुस्कान इंटरनेट पर देख देख करके सर्च कर करके सारे आइडिया सीखती रहती थी। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है और फिर सौरभ इधर तो अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। बताते हैं कि 3 मार्च के लिए इंदिरा नगर गली नंबर 2 में सौरभ अपनी माँ के घर पर जाता है और उनसे खाने में कोफ्ता जो बना होता है, उसकी माँ कोफ्ता बनाती है, वो कोफ्ता परोस करके सीधी इंदिरा नगर गली नंबर 2 में अपनी पत्नी के पास पहुंच जाता है और उन्हें ले जाकर के दे देता है। शाम के वक्त बताते हैं कि उसकी जो पत्नी होती है मुस्कान, वो उसी कोफ्ते में एक नशीला पदार्थ मिला करके उसे परोस कर दे देती है खाने के लिए और वो खा लेता है और फिर रात्रि में बेहोश हो जाता है। 4 मार्च 2025 के लिए वो रात्रि में जब वो बेहोश हो जाता है, वो अपने पति के सौरभ को हिला डुला करके देखती है कि ये तो बहुत बेहोश अवस्था में सो रहा है। तभी वो अपने प्रेमी के लिए
साहिल को फोन कर देती है और कहती है कि मेरा पति बेहोशी अवस्था में है। इससे पहले मुस्कान ने मीट काटने वाले 2 चाकू मार्केट से खरीद करके अपने पास रख लिए थे अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए। इस प्रकार से जब रात हो जाती है, 4 मार्च का समय आ जाता है, तब वो उसी चाकू को लेकर के अपने पति की छाती पर बैठ जाती है और बाईं तरफ बहुत ही जोर से प्रहार कर देती है। बराबर में उसका जो प्रेमी होता है वो बैठा होता है। जब प्रहार कर देती है तभी वो एकदम नींद से जाग जाता है और फिर चीखने का प्रयास करता है। चीख तो निकलती है, लेकिन नशे की वजह से वो इतनी अच्छी हालत में नहीं था, उसकी बॉडी इस तरह से मूवमेंट नहीं कर पा रही थी कि वो उस महिला का विरोध कर पाता। और फिर महिला ने सोचा कि इसकी चीखें बाहर निकल जाएंगी, लोग सुन लेंगे। तभी उस महिला ने वहीं पर रखा हुआ कूलर जो होता है वो चालू कर देती है और कूलर की जो आवाज होती है उससे उसकी जो चीखें हल्की हल्की निकल रही थी वो बाहर नहीं जा पाती। इस प्रकार से वो चाकुओं से ताबड़तोड़ अपने पति पर वार कर देती है और उसके कई टुकड़े कर देती है। फिर जब टुकड़े कर देती है फिर उसके लिए वो बेड में छिपाने का प्रयास करती है। पहले तो 3 टुकड़े करती है, लेकिन बेड में जब वो नहीं छुपता तो फिर इधर उधर छिपाने का प्रयास करती है। जब कहीं उनकी व्यवस्था नहीं बनती तब वो एक नहीं बल्कि उस शरीर के लगभग 15 टुकड़ों से ज्यादा कर देती है, छोटे छोटे टुकड़ों में उसे विभाजित कर देती है। अब सोचती है कि अब क्या करें। 4 मार्च को तो उसने मार दिया अपने पति के लिए और फिर रात भर उसे बेड की तरफ छिपाए रही और 5 मार्च के लिए सुबह 9 बजे वो शारदा रोड मार्केट से जाकर के एक प्लास्टिक का जो बड़ा वाला ड्रम होता है उसे खरीद करके लाती है और खरीद कर लाने के बाद में एक बोरी वो सीमेंट मंगाती है और उसी ड्रम में बाथरूम में रख करके उसकी जो बॉडी के जो टुकड़े होते हैं उन्हें भर देती है और ऊपर से घोल बना करके सीमेंट का उसमें डाल देती है, जिससे ये सेट हो जाएगा और इससे बदबू भी नहीं निकलेगी और हमारा राज भी नहीं खुल पाएगा। इस प्रकार से वो 5 मार्च को उसमें बंद करने के बाद में और फिर 10 किलो उसने क्लीन पाउडर मंगाया था, उससे सारे घर की सफाई की थी और वो बाथरूम में जो खून होता है जमा हुआ वो पानी के रास्ते निकल करके नालियों में बह जाता है। और उसके बाद में वो अपने प्रेमी साहिल के साथ में वो वहां से निकल करके चली जाती है। 17 मार्च के लिए जब वहां से निकल करके वो चली जाती है और फिर वो शिमला के लिए चली जाती है अपने प्रेमी के साथ। शिमला जब चली जाती है तो उसके बाद वो 12-13 दिन तक शिमला में अपने प्रेमी के साथ मौज मस्ती करती है, इधर उधर घूमती है। घर में किसी को पता नहीं था, लेकिन उसके घर वाले जब भी फोन करते थे और साहिल से बात करने की बात किया करते थे तो वो चैट पे व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज किया करती थी, क्योंकि वो फोन जो था अपने पति का अपने साथ लेकर के गई थी जिससे कि किसी को शक ना हो। और चैट जैसे ही इधर से जाता था तब वो तुरंत रिप्लाई कर देती थी। घर वालों को पता लग जाता था कि हमारा बेटा ही रिप्लाई कर रहा है, उसी का फोन है। और कभी कभी घर वाले फोन किया भी करते थे तो वो फोन उठाती थी तो कहती थी कि पार्टी चल रही है, अभी सभी लोग बैठे हुए हैं, अभी आप बात नहीं कर सकते। घर वालों को शांति आ जाती थी और वो फिर किसी प्रकार की कोई शक नहीं किया करते थे। धीरे धीरे इसी प्रकार से 12 से 13 दिन बीत जाते हैं और वहां शिमला की जो पोस्टें थी वो पोस्टें अपने पति के फोन पर अपलोड करती रहती थी, जिससे घर वालों को लगता था कि ये शिमला घूमने के लिए गए हैं और कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 12 से 13 दिन जब बीत गए, जब घर वालों की बात नहीं हुई तब उन्हें संदेह हुई, तब उन्हें शक हुई और शक के दायरे में फिर वो पुलिस को जाकर के ब्रह्मपुरी थाना में जाकर के बताते हैं कि हमारे बेटे से मुलाकात नहीं हो पा रही है और कई दिन हो गए हैं, लेकिन उसकी पोस्टें तो आ रही हैं, लेकिन आज तक हमारी उससे बात नहीं, हमें कुछ शक लग रहा है। तभी वो 17 मार्च के लिए साहिल और मुस्कान मेरठ लौट आते हैं, लेकिन मुस्कान साहिल को लेकर के अपने माता पिता के पास जाती है और माता पिता के पास जब जाती है तभी वहां उनकी जो लड़की होती है 6 साल की, जिसका नाम पीहू होता है, वो अपने पिता से मिलने की जिद करने लगती है। जब जिद करने लगती है इधर तो पुलिस उसके साहिल के इधर तो पुलिस सौरभ के घर वालों की तहरीर पर जांच शुरू कर देती है। इधर उधर जांचें जब करती है कि कहाँ है, कैसी स्थिति में है। और इधर जब वो लड़की अपने पिता से मिलने की जिद करती है तब मुस्कान के माता पिता कहते हैं कि मुस्कान, तू इस बच्ची को इसके पिता से क्यों नहीं मिलवा रही है, आखिर वो कहाँ है इसके पिता। तब वो लड़की कहती है कि पिताजी, मैंने इसके पिता के लिए यानी आपके दामाद को, मैंने अपने पति को मार करके मतलब गायब कर दिया है और मैं
अपने प्रेमी साहिल के साथ रहना चाहती हूँ, इसी से शादी करना चाहती हूँ। ये बात जब उसके माँ बाप सुनते हैं तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं होता कि आखिर ये लड़की कह क्या रही है। फिर वो पूछते हैं, तब वो यही जवाब देती है। तब वो सीधे ब्रह्मपुर थाना पहुंचते हैं और पुलिस को सारी हकीकत जाकर के बताते हैं कि हमारी बेटी ने ही अपने पति का कत्ल कर दिया है और वो अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है। ये बात सुनकर के पुलिस एक्शन में आ जाती है और तुरंत उसके प्रेमी साहिल और मुस्कान को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद सीजीएम कोर्ट में पेश करने के लिए जाती है। उनके बयान लेने के बाद बताते तो ये है, सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी वायरल हो रही हैं कि वहां के जो कचहरी पर जो वकील होते हैं इस घटना को देख करके साहिल और मुस्कान को मारने के लिए जुट जाते हैं और उनकी पिटाई भी लगाई जाती है। साहिल के कपड़े भी फाड़ दिए जाते हैं। पुलिस बड़ी मुशक्कत से उन्हें बचा करके कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट में पेश करने के बाद में उन्हें जेल भेज दिया जाता है। तो साथियों, ऐसी ऐसी घटनाएं समाज में हो रही है, किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। चाहे आपकी खुद की पत्नी क्यों ना हो, चाहे आपके माता पिता क्यों ना हो, चाहे भाई बहन क्यों ना हो, लेकिन हमेशा अपने आप को बचा करके रखना चाहिए। हद से ज्यादा किसी पर विश्वास करने का जमाना नहीं है। ये वीडियो दिखा करके हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है। समाज में ऐसी हो रही घटनाओं को आपके सामने लाना है। आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं। और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।